हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 4 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था सीटेट का, उसी से रिलेटेड है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग के लिए उदाहरण है। तो स्थूल बताना है यहाँ तक कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, तो इसमें से कौन से एक पैर पर संतुलन बनाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने उलटना और पेंसिल पकड़ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। एक पैर पर संतुलन करना स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। स्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनसे शरीर की बड़ी पेशियां जैसे कि कंधों, भुजाओं और टांगों की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है। बैठना, खड़ा होना, चलना और भागना, ये सारा का सारा क्या है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। तो स्थूल क्रियात्मक कौशलों में हमारा क्या आ जाएगा, बड़ी बड़ी मांसपेशियां जैसे कि कंधों कंधों, बाजुओं, टांगों, और फिर जो एक्टिविटी होगी जैसे कि बैठना, खड़ा होना, चलना और भागना, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो है बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, स्थूल कौशल हो गया, एक पैर पर संतुलन करना। तो एक पैर पर तभी संतुलन हो पाएगा जब हमारा जो पैर होगा मांसपेशियां बिल्कुल अच्छी होंगी, उनका विकास हो चुका होगा। तो हमारे ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकास, डेवलपमेंट चेंज आर रिजल्ट। तो ये ऑप्शन है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति केवल अनुवांशिक ढांचा नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक ही नहीं होगा केवल, ना तो ये वाला तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए क्या है, सही हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन में किसका परिणाम है, तो सिर्फ ना ही अनुवांशिक का होगा और ना ही इन्वायरमेंटल, बल्कि दोनों का होगा, अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। विकासात्मक परिवर्तन अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। विकास परिवर्तनों की सतत श्रृंखला है और इस श्रृंखला की मूल विषय वस्तु या सतत परिवर्तनों का श्रृंखला की सामग्री व्यक्ति को अपने पूर्वजों से अनुवांशिकीय गुणों या जीन के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन पूर्वजों या माता पिता से प्राप्त अनुवांशिकीय गुणों का पोषण वातावरण से ही संभव है। वातावरण व्यक्ति को अनुवांशिकीय से प्राप्त जारी गुणों को विकास होने के लिए, उन्हें सक्रिय होने के लिए अनुकूल पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर टू 6 ईयर इज रेफर्ड टू एस। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 6 का जो है वो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन है। 2 से 6 वर्ष की अवधि, ये भी सारी की सारी क्या है, वही व्याख्या है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अध्ययन की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, और एक होती है लेट चाइल्डहुड यानी कि 7 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना जाता है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था से जन्म से 2 सप्ताह तक, और बचपन जो है तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूल्य बाल्यावस्था यानी तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वया संस्कृति यानी कि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोर 13 से
13 से 70 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, पौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था 41 से 8 वर्ष तक, वृद्धावस्था 8 वर्ष से जीवन तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और आर दिया गया है। ए में है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। सेकंड है, तर्क दिया है, उन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो भी दिल्ली वगैरह शहरों में जो भी रहते हैं तो बच्चे क्या है, वो ज़्यादातर टाइम जो है वो टीवी के आगे ही बैठे रहते हैं, और जो भी वो खेलते हैं वो टीवी में ये डांस हो रहा है तो इस तरह से एक्ट करना है, तो उनका रियलिटी टीवी शो पर ही आधारित उनके खेल भी होते हैं। आगे देखते हैं। इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया से ही बच्चे समाजीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो दोनों ही चीजें सही है। आगे है, यहाँ पर वही सारी चीजें दे रखी हैं व्याख्या में। अगला देख लेते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पियाजे के अनुसार कौन कौन से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? एक तो शिक्षक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ टीचर्स, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तर नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन निश्चित करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो यहाँ पर सही होगा। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। जबकि सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन निश्चित करना BF स्किनर द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो पुनर्वलन वाला है ये किसने कहा है? ये BF स्किनर ने कहा है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना था, सारा का सारा पियाजे के अनुसार बताना था। तो हमारा 1, 2, 3 हमारे सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और यादा हो सकती हैं। तो ये वाला जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व ऑपरेशनल स्टेज जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववाद दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। जीववाद का अर्थ है बालक का विश्वास की वस्तुएं इसलिए जीवित हैं क्योंकि उसमें गति है। यदि कोई वस्तु चलती है, यदि वह चलती नहीं है तो वो जीवित नहीं है। जीववाद का यह विश्वास है कि वस्तुओं में सजीव गुण होते, इसलिए वे भावनाओं, इरादों को रखने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ले वॉयगोत्स्की। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लेव वॉयगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वॉयगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा एक बहुत सशक्त माध्यम है। भाषा के अलावा संस्कृति भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। और वॉयगोत्स्की के अनुसार जब अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा की बात की जाती है तो वह भाषा मातृभाषा होती है। चूंकि मातृभाषा से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां, बहुत सारी ध्वनियां एक शिशु को या एक इंसान को गर्भकाल से प्राप्त होती है, इसलिए जब वह यही भाषा को पुनः अपने आसपास सुनाता है या प्रयोग करता हुआ पाता है तो वह अपने भाषा से बहुत आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है और यह समायोजन उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर विचारों का, जबकि पियाजे का मानना है कि पहले विचार आते हैं, विचारों का विकास होता है और फिर
भाषा का। तो दोनों का अलग अलग मानना है। वाइगोत्स्की का है कि पहले भाषा आ जाती है, फिर हमारे उसी भाषा में हमारे विचार बनते हैं, लेकिन पियाजे कहते नहीं, पहले विचार आते हैं और फिर क्या है, भाषा आती है। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो सामाजिक उसके साथ, तो प्रतियोगिताओं के साथ, साथियों से बातचीत करके, तो हमारा क्या, समाज यानी हमारे जो साथ वाले हैं उनसे बातचीत करके ही सीखते हैं। इंटरेक्ट विथ पीयर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब जो वाइगोत्स्की हैं उनका सामाजिक, समाज के साथ, चाहे वो मीडिया हो चाहे किसी भी उसमें हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तभी हम चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। अब बाल केंद्रित है तो नकलची तो बिल्कुल नहीं होंगे। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होंगे, तो ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए क्या है, आर एक्टिविटली इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड से उत्तर प्रतिलिपि नहीं होगा, केवल निष्क्रियता स्रोत है, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जब अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग करते हैं तो उसे अधिगम विषय वस्तु व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बालक को महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं करता अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। आगे है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित किया जाता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये वाइगोत्स्की का ही है। मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। अब आगे सामाजिक अनुबंधन, तो यहाँ पे बी ही, अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है हम बन के दूसरों से अनुमोदन अर्जित करते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ बनकर अनुमोदन अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास दूसरों के साथ बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा लड़की बच्चों में समाज और परिवार विद्यालय में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरणा तीव्र होता है। वह समाज या परिवार आदि की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। लॉरेंस कोल्हाबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत और उत्तर रूढ़िवादी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता, तो यहाँ पर क्या वनस्पति जीव है, तो प्राकृतिकवादी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन ने जो है वो 6 बुद्धियां पहले उन्होंने दी थी, यहाँ पर 8 प्रकार की बताई हैं, जिसमें से मूल जो है सिद्धांत के मूल सिद्धांत में 6 बुद्धियां थी और 2007 में क्रमबद्ध 2009 में उन्हें प्राकृतिकवादी बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने कहा कि यदि जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीजों को जानने समझने की ज्यादा बौद्धिक योग्यताएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक
बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे किसानों में, वनस्पति विज्ञानों में, शिकारियों में क्रमशः यह बुद्धि अधिक होती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद बिल्कुल करती है। मल्टीलैंग्वेजिज्म जो है वो सपोर्ट करती है, सिफारिश करती है। एक भाषावाद बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम का मानकीकरण ये भी नहीं। मूल्यांकन का मानकीकरण तो ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और इनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो ए हो जाएगा। ए सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुंचे हैं। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। और आगे है, रचनात्मक मूल्यांकन में कई तरीके जैसे सहकर्मी तो यहाँ पर क्या है, नहीं दर्शाती हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज होनी चाहिए। ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है एक तरीके से एक विषय वस्तु को सिखाया समझाया नहीं जा सकता। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण को भी विधिवत्ता पूर्ण बनाना चाहिए। जब हम अपने शिक्षण की विधिवत्ता की बात करते हैं तो वही शिक्षा शास्त्र के लचीलीपन को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? तो सामाजिक संचार पूछा है, सोशल कम्युनिकेशन यानी कि सोशल कम्युनिकेशन जब हम बोलेंगे, बोलने वाला जो है, इंटरेक्ट करने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा आत्मकेंद्रीय। ऑटिज्म आत्मकेंद्रीय जो है वो सामाजिक संचार की चुनौतियों का कारण बन सकती है। आगे देखते हैं, आत्म केंद्रीयता यानी कि स्वलीनता, दिव्यांगता मानसिक संचार में चुनौती का कारण बन सकती है। स्वलीनता यानी ऑटिज्म क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता है जिसके अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में बड़ी कठिनाई, मतलब बोलने में दूसरों के साथ क्या है उसको कठिनाइयां होती हैं। तो इसी कारण क्या है, ये दिक्कत होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विधिवत्ता को महत्व देना, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, और तो हमारे ए ही सही हो जाएगा जब हम कंसीडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता को महत्व देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वंचित समूहों शिक्षार्थियों में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतीकरण करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? तो किसमें मदद मिलती है ये देखते हैं। सबसे पहले है श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिक कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी सामग्री का जो हम प्रस्तुति मतलब क्लास में लेके जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, तो इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब सभी लोग क्या है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो या जो कठिनाई महसूस करते हैं, सभी बच्चे क्या है सीखने के लिए तत्पर रहते हैं जब हम बदल बदल कर अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यहाँ पर जो गुणांज वैकल्प यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुणांज वैकल्प यानी कि कैलकुलेटर का प्रावधान दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, जबकि पठन वैकल्प के अंतर्गत पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चे आते हैं। श्रवण दोष यानी कि बच्चों को हम ऑडियो टेप नहीं बल्कि ऑडियो टेप दिखाकर अधिगम कार्य करेंगे, और दृश्य हानि वाले बच्चों के लिए चित्र वाली पुस्तकें नहीं बल्कि ब्रेल लिपि की पुस्तकें और ऑडियो के माध्यम से अधिगम कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? सबसे पहले बिना समझे नकल करना, नकल तो करना ही नहीं है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यही क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम कोई चीज खुद से करते हैं तो हमको क्या है बहुत अच्छे से हमें आ जाती है हर चीज, हर कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाते हैं। तो वैसे ही क्या है जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो लिखेगा भी, पढ़ेगा भी, और क्या है अपने माइंड को बहुत जगह दौड़ाएगा कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो लर्निंग बाय डूइंग करके व्यक्ति जो है बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके जो है सीखता है। तो इससे क्या है लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आगे लर्निंग जो है हमारी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। आगे देखते हैं अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, और अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो ए और आप दोनों सही है, और व्याख्या भी इसकी सही है, क्योंकि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिगम जो है वो मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया द्वारा ही होती है। तो दोनों ही सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कक्षा की गतिविधियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट तो बिल्कुल नहीं, संदर्भहीन तरीके उचित संदर्भों में स्थित करना। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं व्याख्या इसकी। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक कक्षा को उन्हें उचित संदर्भों में स्थित करना चाहिए, ताकि सार्थक कक्षा को गतिविधियों का अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक शिक्षिका को अपने अधिगम सामग्री को हमेशा उदाहरण, नैतिक, दैनिक जीवन के घटनाओं के माध्यम से अधिकतम स्तर पर प्रस्तुत करने का एवं शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से मूर्त अधिगम प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कक्षा के अधिगम पूर्णतः मूर्त एवं वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। विद्यार्थी अपने आप को उस अनुभव एवं उस परिस्थितियों के साथ
सहचरित करने का बड़ा सहजता महसूस करते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? बताना है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये तो होना चाहिए। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ए और आर दिया गया है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़ना चाहिए। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही सही है और दोनों क्या है, व्याख्या भी सही है। दोनों बात क्या है, ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो यहाँ पर रट कर याद आना, विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अधिसंज्ञान शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान से तात्पर्य आत्म अभिज्ञता से है। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जानने या समझने का प्रयास करता है तो उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान की अवधारणा जॉन फ्रावेल ने विकसित की थी और जॉन फ्रावेल का कहना है कि अधिसंज्ञान से तात्पर्य, जब हम कहते हैं संज्ञान के बारे में संज्ञान, स्मृति के बारे में स्मृति, चिंतन के बारे में चिंतन, तो पूरी व्याख्या को अधिसंज्ञान कहा जाता है। और यह अधिसंज्ञान स्व मूल्यांकन का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने गुणों अवगुणों को जानने का प्रयास करता है। ये एक प्रकार का आत्म अवलोकन होता है, अपनी इच्छाएं और बुराइयों को रेखांकित करके समझने का। अगला है, बच्चों में भ्रांतियां होती हैं। तो भ्रांतियां जो हैं, मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर, तो ये होती है नेचुरल होती है। भ्रांतियां बहुत सारी होती हैं, तो ये नेचुरल है। बच्चों में भ्रांतियां यानी मिसकंसेप्शन प्राकृतिक होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भ्रांतियां एक मानसिक क्रिया है, चूंकि बच्चों में मानसिक परिपक्वता का अभाव होता है, इस कारण बच्चों में भ्रांतियां होती हैं। आगे है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह है शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। शैक्षणिक गतिविधियों से क्या रखेगा, वो अपने आप को अलग रखेगा। विड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटीज। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं आ रहा है और क्लास में उसको बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है, तो वो अपने आप को क्या शैक्षणिक गतिविधियों से अलग ही रख लेगा कि भाई मुझे तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डांट पीट दिया जाता है, जिससे क्या है हमको यहाँ से क्या है इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो अपने आप को अलगाव कर लेगा। इसलिए क्या है, अधिगम जो है उसके लिए असहाय नहीं होना चाहिए। मतलब अधिगम ऐसा हो कि उसको भी थोड़ा बहुत तो आए, अपने आप को वो अच्छा फील तो करे वो सब चीज़ें करके। तो यही है इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा जो है रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो रुचि के कारण, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो रुचि के कारण ही हमको क्या है कोई चीज़ करना चाहिए, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो भाषा हो और चाहे खेल हो। अगर खेल में रुचि नहीं होगी और हम भाग लेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? तो ये क्या है, आंतरिक का यही है कि हमारा अंदर की भावनाएं क्या कह रही हैं, वो सारी चीज़ें। आगे है, रुचि के कारण एक नई भाषा आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो अधिगम को प्रभावित करना रवैया हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा, व्यक्तित्व,
लक्षण, तो स्कूल जो है वो पर्यावरणीय कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक विद्यालय पर्यावरणीय कारक है। उपयोग प्रश्न में विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विकल्प जो है आत्मनिष्ठ हैं, मतलब रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, आत्मनिष्ठ हो जाएंगे ये सारे के सारे। और यहाँ पर पूछा है पर्यावरण कारण, तो हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।